हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सभी के लिए। दोस्तों, लगभग तय है कि सीटेट की परीक्षा जल्द ही होगी। सीबीएसई के द्वारा जल्द ही परीक्षा की तिथि भी घोषित की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी ईमानदारी और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। इसके माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे भी आपको अन्य विषयों की टेस्ट सीरीज देने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन यह आप लोगों के रिस्पांस पर निर्भर करेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे आगे के वीडियोज़ के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। विकल्प हैं सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। दोस्तों, भाषा को अभिव्यक्त करने के दो ही माध्यम हैं, एक बोलकर, दूसरा लिखकर। सुनकर और पढ़कर आप थोड़ी ना भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान समस्याग्रस्त छात्र की समस्या का उपचार करना या निदान करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसके लिए एक उदाहरण है सबसे बढ़िया कि कोई भी बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है अपनी बीमारी का उपचार करवाने के लिए, तो वो डॉक्टर बीमारी का उपचार करने से पूर्व उस बीमारी का कारण क्या है इसका पता लगाने का प्रयास करता है। यदि कारण पता चल जाएगा तो वह उसका इलाज करेगा और बीमारी सही हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। भैया, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, लेखन की विभिन्न शैलियाँ और मानक वर्तनी, इन सारी चीज़ों की जानकारी उस एक छात्र को विद्यालय के अंदर ही होती है। विद्यालय के बाहर थोड़ी ना कोई व्याकरणिक नियमों की जानकारी देता है। लेखन की विभिन्न शैलियाँ, मानक वर्तनी, इसका ज्ञान बच्चा जो है विद्यालय के बाहर थोड़ी ना प्राप्त करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए। उसको समृद्ध भाषिक परिवेश विद्यालय के बाहर ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 4। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों के लेखन कौशल का आपको मूल्यांकन करना है तो उसके लिए बेहतर विधि बतानी पड़ेगी। ठीक, विकल्प है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख। तो दोस्तों, लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए बहुत आवश्यक है कि आप जिसके भी लेखन कौशल का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं उसको आप स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए बोलिए। जब तक वह स्वतंत्र रूप से नहीं लिखेगा तब तक आप उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो स्वतंत्र रूप से लिखेगा तो वह किसी भी अपनी अभिव्यक्ति पूरी तरह से दे सकता है वो, और किसी भी परिमाप में वो बंधा हुआ नहीं होगा। क्योंकि पाठ आधारित प्रश्न, सुंदर लेख का अभ्यास और श्रुत लेख, इसमें वो किसी न किसी परिमाप में वो बंधा हुआ होता है, इसलिए उसके लेखन कौशल का आप पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। दोस्तों, बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो आपको सभी लग रहा होगा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। लेकिन यह आप जो बोलते हैं उसको आकर्षक बनाता है,
ठीक है, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यह उसको आकर्षक यानी कि बाह्य आवरण प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप जिस संदर्भ में बोलने के लिए कहा गया उस संदर्भ में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, जिस स्थिति में है उस स्थिति में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। यदि मैं उदाहरण की बात करूं तो आपको हिंदी भाषा पर बोलने के लिए कहा गया, आप किसी अन्य भाषा पर बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा पर बोल रहे हो, तो वो उचित नहीं होगा। स्थिति क्या है, उल्लास का विषय है कि शांति का माहौल है, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6 में, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? विकल्प है प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि। दोस्तों, पहले वह संज्ञा की परिभाषा बता रही है, उसके बाद वह उदाहरण समझा रही है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि, आप छात्रों को जो कुछ भी बता रहे हैं, चाहे परिभाषा हो, चाहे किसी चीज़ का किसी की विशेषता हो, जो भी बता रहे हैं, आप प्रत्यक्ष उस चीज़ को यदि दिखा देते हैं तो यह प्रत्यक्ष विधि। आपने ताजमहल के बारे में बताया, ताजमहल का चित्र आपने दिखा दिया। आम के बारे में बताया, आम तुरंत आपने आम दिखा दिया कि इसकी बनावट, आकार, रंग किस तरह से होता है, तो वह प्रत्यक्ष विधि हो गई। आगमन विधि क्या होती है? दोस्तों, इसका गुण है कि यह विशेष से सामान्य की ओर चलती है। आगमन में आप उदाहरण से नियम की ओर आते हैं। ठीक है, निगमन विधि में क्या होता है? इसमें आप नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, सूत्र विधि यह उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए होती है। इसमें छात्रों को सूत्र बता दिया जाता है और उस सूत्र पे प्रश्न को अप्लाई करते हैं और तुरंत उत्तर प्राप्त करते हैं। अक्सर ये देखते होंगे कि छात्र मैथ में इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। यह विधि गणित विषय के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो इस प्रश्न में वह पहले संज्ञा की परिभाषा बता रही है, फिर उसके बाद उदाहरण समझा रही है, यानी कि सीधी सी बात है, वह नियम बता रही है तब उदाहरण की, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर जा रही है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, निगमन विधि। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साधन है, साध्य है, अनावश्यक है? दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है, यह पूछना चाह रहा है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक तो हो नहीं सकती, साध्य भी नहीं हो सकती है, एकमात्र संसाधन भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी अन्य चीज़ें, अन्य सामग्रियाँ होती हैं जो सहायक होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यह एक साधन के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। भाषा में रचनात्मक आकलन करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इकाई परीक्षा लेना, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने को कहना, श्रुतलेख। दोस्तों, इससे पहले भी प्रश्न संख्या 4 में मैंने बताया कि आप किसी भी बालक को स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए आप अवसर प्रदान करेंगे, तभी आप उसकी क्रिएटिविटी को जान पाएंगे, यानी कि उसकी रचनात्मकता को आप जान पाएंगे। तो इसलिए इकाई परीक्षा लेकर के प्रश्नों के उत्तर लिखवा करके श्रुतलेख, आप इसमें उसको एक परिमाप में बांध करके रखते हैं कि आपको इतने शब्दों में ही इसके उत्तर देना है, जो हम बोल रहे हैं आप वही लिखिए। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, खट्टे मीठे अनुभव जब वो अपने बताएगा, लिखेगा, शेयर करेगा, तो वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुभव को बताएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने में जो आप गृह कार्य देते हैं एक छात्र को, उसका क्या उद्देश्य होता है? कापियाँ भरवाना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, सीखने को विस्तार देना। दोस्तों, कापियाँ भरवाना तो उद्देश्य होता नहीं है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना भी उद्देश्य नहीं होता है, अभिभावकों को प्रसन्न करना भी उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प होगा डी। ठीक है, सीखने को विस्तार देना। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है।
भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल से शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल में आनंद आता है। विकल्प सी तो इसका एकदम गलत हो गया, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता ऐसा नहीं है। ठीक, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल से शारीरिक विकास होता है, खेल में आनंद, ये तो ठीक है, खेल से शारीरिक विकास भी होता है, खेल में आनंद भी आता है। लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में यदि आप देखते हैं खेल को, तो खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं। क्यों? क्योंकि खेल में सामान्यतया 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं, जिसमें तरह तरह की भाषाओं का आदान प्रदान भी होता है। ठीक, NCF वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो खेल है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और खेल का उद्देश्य भी यही बताया गया कि उसमें सर्वांगीण विकास जो है बालक का होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है, उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं 4 प्रश्न, उसमें से आप सर्वाधिक उचित किसको मानेंगे? सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। देखिए 4 प्रश्न हैं, और आपकी जो शिक्षा नीतियाँ हैं उसमें हमेशा जो है बालक को क्रिएटिव बनाने, बालक को रचनात्मकता प्रदान करने की बात कही गई है। तो इस संदर्भ में आपको हमेशा कभी भी इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि किस उत्तर में, किस विकल्प में छात्र की क्रिएटिविटी या उसकी रचनात्मकता जिससे उसका आंतरिक विकास हो, यह प्रदर्शित हो रही है। यदि यह आपको विकल्प मिल जाए तो आप आंख बंद करके वह उत्तर सही कर सकते हैं। ठीक, तो इन चारों प्रश्नों में देखिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट करना, प्रत्ययों की परिभाषा, विशेषणों के कितने और कौन से भेद, ये तीनों प्रश्न ऐसे हैं जिसमें वह किताबी ज्ञान को ही बताएगा। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। इस प्रश्न में उस छात्र की रचनात्मकता का प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, वो अपने आंतरिक कौशल को अभिव्यक्त करेगा। तो ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। चॉम्स्की के अनुसार रिक्त स्थान है के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन। मतलब कि चॉम्स्की के अनुसार क्या व्याकरणिक नियमों की जानकारी के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषा आकलन के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो चॉम्स्की कौन है? चॉम्स्की, इनका पूरा नाम है नोम चॉम्स्की। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले भाषा शास्त्री हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, भाषा पे काफ़ी इन्होंने शोध किया है और इनके शोध काफ़ी प्रासंगिक भी माने जाते हैं। ठीक है, इनका अपना मत था, इनका अपना मानना था कि जो बच्चा भाषा सीखता है उसके लिए कोई और कारण नहीं होता है, उसकी जो जन्मजात जो अर्जन क्षमता होती है भाषा को सीखने की, ठीक है, उसी की वजह से वो भाषा को सीखता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता के कारण जो है बच्चे भाषा सीखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है दोस्तों? समग्रतावादी दृष्टिकोण, मानक भाषा पर बल, वर्तनी संबंधी गृह कार्य, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। दोस्तों इस तरह का कभी भी कोई भी प्रश्न आपको मिले सीटेट में, तो आप ये ध्यान रखिए कि किसमें आप व्यापक छात्रों को महत्व दे रहे हैं, किस चीज़ में छात्र की जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह के विकल्प को आप तुरंत आंख बंद करके सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी शिक्षा नीति और राष्ट्रीय RTE, ठीक है,
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, ये सब हमेशा इस बात की पैरवी करते हैं कि छात्र को आप विशेष महत्व दीजिए, उसकी रचनात्मकता को निखारिए, उसकी रचनात्मकता को परखिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए आप मानक भाषा पर बल देना, वर्तनी संबंधी गृह कार्य अधिक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार भी आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। देखते हैं अगला प्रश्न। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आप क्या करेंगे? उनके प्रति दया का भाव बनाकर रखना चाहिए, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर मिलते हैं सीटेट में। ठीक है, जिसमें आपके दया की भावना, विशेष छूट, अधिक अंक देना, ये सब तुरंत देखिए आंख बंद करके उसको गलत कर दीजिए। ठीक, और विकल्प डी जो कह रहा है कि क्षमता और सीमाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह का बालक है, कम सुन सकता है, श्रवण बाधित है, मूक बधिर है। ठीक है, किस तरह का जो वो किस तरह की उसकी विशेष जो क्षमता है, आवश्यकता है, उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या है? मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं एवं चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। ठीक है, कहानियों को क्या मतलब होता है? भाषा की कक्षा में आप देखते हैं अक्सर कोई ना कोई कहानी पाठ्य पुस्तकों में आपको मिलती हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन तो होता नहीं है। ठीक है, उसका ये भी उद्देश्य नहीं होता कि पाठ्य पुस्तक का एक पाठ बन करके रह जाए। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन भी नहीं है, क्योंकि भाषा कौशल के विकास के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं एवं चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि कहानी से आप अनेकों प्रकार की जो भाषाई संरचनाएं हैं और चिंतन विकास की जो संभावनाएं हैं, कहानियों में बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसलिए कहानियों का समावेश पाठ्य पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। दोस्तों, निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 16 से 24 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जो लोग सीटेट की परीक्षा पहले से दे रहे हैं उनको ये भली भांति मालूम होगा, लेकिन जो पहली बार सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि सीटेट की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक गद्यांश दिया होता है जिसे संबंधित 9 से 10 प्रश्न होते हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस गद्यांश की सहायता से। कुछ प्रश्नों में आपको थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन उसको भी आप 1 से 2 बार यदि इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट लगेगा, देखते हैं इस गद्यांश में क्या है। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। उनकी पुस्तक का नाम है हूँ अणभंगियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह पुस्तक उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है, शाला से मतलब कि विद्यालय से, उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानें कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। दोस्तों, इसको आप 1 से 2 बार यदि पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा।
इसमें पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है साक्षर होने से। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। आप पढ़िएगा इसको 1 से 2 बार, आपको मिलेगा। आप कहेंगे सर तो बताए नहीं, तुरंत पढ़ करके तुरंत उत्तर बता दिए हैं। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको दोबारा पढ़ने से बचने का प्रयास कर रहा हूँ। शिक्षा का अर्थ है बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। दोस्तों आपने दिया होगा ना, बच्चों की, आपने पढ़ा है कि बच्चों में सोई हुई शक्तियों को जगाना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। आप इसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा रिवाइंड करके। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? उसकी प्रदत्त प्रतिभा, यह वाक्य है, इसमें पूछ रहा है कि कैसा वाक्य है? संदेहवाचक, विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। दोस्तों उसकी प्रदत्त प्रतिभा यानी कि प्रदत्त प्रतिभा है। ठीक है, पूछ रहा क्या है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई नकारात्मकता भी नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, ये प्रश्नवाचक है। देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। शरीर में इक प्रत्यय लगाएंगे आप, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, आगे कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा ये सब चीज़ें। तो शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाएगा शारीरिक। ऑप्शन दिया है शारीरिक, शारीरिक तो सभी लिखा है, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि जो है इसमें दी गई है, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा, शारीरिक। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों समान हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है लेखक के अनुसार। ठीक है, आप लोग पीछे जा करके दोबारा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है? बालक में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। दोस्तों कह रहा है कि हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। ठीक है, इसमें पहचाने क्रिया का कर्ता, ठीक है, ये जो पहचाने दिया हुआ है इसका कर्ता, ठीक, इसका कर्ता कौन है? वह, हम, मैं, तुम। दोस्तों किसको पहचानने के लिए कह रहा है? किससे कह रहा है कि हर बालक को पढ़ कर पहचानो कि वह क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, हम। हमको कह रहा है वो। ठीक है, अगला प्रश्न। दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? शिक्षा सिद्धांत पूछ रहा है। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं। दोस्तों इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें जो इसका निचोड़ है वो निकलेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प सी होगा, कि क्योंकि सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि हर बच्चे को पढ़ करके देखिए, हर बच्चे को अलग अलग पहचानिए। ठीक है, जब आप इसको दोबारा पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, आपको समझ में आएगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, सभी बच्चों की शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं, सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। दोस्तों लेखक ने गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा है कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखें। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? बच्चों को पढ़ाना, प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि दोबारा पुनः जा कर के उस गद्यांश को पढ़िएगा, और पढ़ेंगे समझ में आएगा, प्रश्नों को करेंगे और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। दोस्तों थोड़ी सी मेहनत होगी, समय लगेगा, लेकिन करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है?
तो लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बच्चों को शिक्षा देने से पहले आप उसको जांचिए, परखिए, उसकी क्षमता और प्रतिभा को आंकिए। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों फिर से निर्देश आ गया है। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। 25 से 30 तक जो है ये जो प्रश्न है वो एक कविता पे आधारित है। जिस प्रकार से गद्यांश आता है सीटेट के पेपर में, उसी प्रकार से एक पद्यांश यानी एक कविता भी आती है, जिससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे और बहुत ही आसानी से, जैसे आपने गद्यांश के प्रश्नों को किया उसी प्रकार से आप पद्यांश के प्रश्नों को भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्या है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। दोस्तों ये सोहन लाल जी की कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इस कविता में सोहन लाल जी जो युवा अपने मार्ग से विमुख हो गए हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, बेखबर हैं, दिशाहीन हो गए हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। समय न होने की वजह से इस कविता का मैं अर्थ आप लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। प्रश्न देखते हैं हम। गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। दोस्तों इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने जो बेखबर हैं, ठीक है, उनके संबंध में गहरी नींद में सोने का अर्थ प्रयोग किया, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, बेखबर होना। अगला प्रश्न देखें। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। इस कविता में पाताल में, पतन की राह पर, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है। दोस्तों इस कविता में पतन की राह पर कवि जाने से रोकने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। जो बहुत परिश्रमी हैं, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। दोस्तों जो बहुत परिश्रमी हैं, अत्यधिक प्रेरित हैं, आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, दोस्तों उनको कवि क्यों जो संबोधित करेंगे। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो अपने जो मार्ग उन्हें क्या करना चाहिए वास्तविकताओं से बेखबर हैं, उनको जो है कवि संबोधित कर रहे हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। दोस्तों कवि लोगों को जगाना चाह रहा है क्योंकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। यह कवि का दायित्व है ताकि लोग गीत सुन सकें। सुबह हो गई है यह कवि का दायित्व है, ऐसा नहीं है। ताकि लोग गीत सुन सकें, ये भी नहीं है। सुबह हो गई है, ये भी नहीं। दोस्तों ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर बढ़ सके। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। दोस्तों थोड़ी सी समझने की चीज़ है इसमें। अतल अस्ताचल, ठीक है। समय न होने की वजह से मैं एक एक का बताना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा मैं, ठीक है। बहुत ही आसान उसमें समझाऊंगा आप लोगों को अलंकार क्या होता है, ठीक। तो अतल अस्ताचल, यहाँ पे अत, ठीक है, अत ये बार बार जो है प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। होता है ना वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति यानी आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, जैसे अत, ठीक है। और श्लेष क्या है, श्लेष में थोड़ा सा बता ही देता हूँ। श्लेष में कोई शब्द एक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे इसका होता क्या है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून। पानी मतलब पानी 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 होता है ना, उसका शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ कई होते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला, बहुत ही फेमस जो है आपने सुना जरूर होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि उपमेय की तुलना उपमा से की जाती है। दोस्तों कभी समझाऊंगा जरूर, ठीक है। अनुप्रास अलंकार तो बता ही दिया वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि इसमें
इसकी ट्रिक होती है, योजक चिन्ह इसमें लगता है, जैसे मन सागर मनसा लहरी, ठीक है। बीच में जो यदि वो योजक चिन्ह जो आपका होता है ना, जैसे आपने लिखा राम लखन, ठीक, बीच में आपने योजक चिन्ह जो लगाया है, तो ये पहचान होती है रूपक अलंकार की, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। दोस्तों कविता का उपयुक्त शीर्षक पूछ रहा है आकाश, जागृति, हर्ष, कोलाहल। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सहज ही मालूम चलेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जागृति। इसका जो उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए वो जागृति होना चाहिए, आकाश, हर्ष और कोलाहल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये रहे आपके 30 प्रश्न। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ। नमस्कार।